इसके पहले ही क्लास में हमने डेटा के बारे में पढ़ा था, जहां हमने ये समझा था कि एक डेटा किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, यानी कि किन कैरेक्टर सेट से मिलके बना होता है, और उन कैरेक्टर सेट को हम लोग कंप्यूटर के अंदर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो किन कोड्स का यूज़ करते हैं। एक स्काई कोड होता है, एक यूनिकोड होता है, ठीक है। फिर हमने इसके बाद टोकन्स के बारे में पढ़ा था। टोकन्स के अंदर हमने आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, सेपरेटर्स और पंक्चुएटर्स के बारे में पढ़ा। और अब हम लोग डेटा टाइप की तरफ बढ़ेंगे। तो बेसिकली डेटा टाइप क्या होता है हमें ये समझना होगा। बेसिकली जो हमारा डेटा होता था, जैसे यहाँ पे कोड है, ये कोड मैंने अभी बनाया है, ठीक है। अब इस कोड के अंदर जो सबसे पहली लाइन के अंदर हमारे पास डेटा डिक्लेयर है। अब यहाँ कौन सा डेटा है? डेटा यहाँ पे एक नंबर की तौर पे है। नंबर यहाँ पे लिखा है 2 एक क्या है? एक नंबर है। और इस नंबर का डेटा टाइप कैसा है? वो इंट टाइप का है, यानी कि वो इंटीजर टाइप का है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं तो जावा कंपाइलर हमें बहुत सारे डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है, जिनका यूज़ हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। जब हम एक प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो जावा कंपाइलर हमें 2 तरीके के डेटा टाइप ऑफर करता है। पहला उनमें होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब कहते हैं कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो आपके प्री डिफाइंड होता है, यानी कि वो पहले से ही हमारे बने होते हैं। जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिल के बने होते हैं, यानी कि जिन्हें हम लोग प्री डिफाइंड डेटा टाइप से बनाते हैं उन्हें हम नॉन प्रिमिटिव कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डेटा टाइप हमें जावा कंपाइलर 2 तरीके के देता है। एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप देता है, एक हमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप देता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसमें कितने डेटा टाइप आखिर जावा कंपाइलर हमें बने बनाए पहले से ही दे देता है। बेसिकली यहाँ पे आपको 8 तरीके के डेटा टाइप ऑफर किए जाते हैं जावा कंपाइलर से। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है बाइट, फिर आता है शॉर्ट, फिर आता है इंट, फिर आता है लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल और लास्ट में आता है बुलियन। तो यहाँ पे ये 8 डेटा टाइप आपको बने बनाए प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ से आपको जावा कंपाइलर प्रोवाइड करता है, बस आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप। जावा कंपाइलर के अंदर आप जब प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं। जावा कंपाइलर में प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग 3 और नामों से जानते हैं। इन्हें हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप भी कहते हैं, इन्हें हम इंट्रिंसिक डेटा टाइप भी कहते हैं और इन्हें हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है इससे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को किन और नामों से जानते हैं हम। तो बेसिकली आपको बताना है वहाँ पे कि सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को बिल्ट इन डेटा टाइप के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है यहाँ पे इंट्रिंसिक डेटा टाइप और तीसरा होता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप के 3 और नाम होते हैं। तो बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं और ये पहले से बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर बेसिकली 8 तरीके के डेटा टाइप होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कितने तरीके के डेटा टाइप ऑफर किए जाते हैं? बेसिकली यहाँ पे आपको 3 तरीके के डेटा टाइप जावा कंपाइलर से ऑफर किए जाते हैं। लेकिन हमने इसके पहले पढ़ा कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिल के बने होते हैं, यानी कि उनमें प्री डिफाइंड डेटा टाइप यूज़ किए गए होते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे पहला डेटा टाइप होता है क्लासेस। क्लासेस आखिर क्यों एक डेटा टाइप में बोला जा रहा है? बच्चों, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्लासेस को इसलिए रखा गया क्योंकि क्लासेस के अंदर जब हम एक क्लास बनाते हैं ना तो उस क्लास के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप देते हैं। फॉर जैसे मान लीजिए एक क्लास मैंने डेवलप की और उस क्लास का नाम है एक्सप्रेशन, ठीक है। अब वहाँ पे हम कुछ एक्सप्रेशंस को डिक्लेयर करते हैं। मान लीजिए हमने एक एक्सप्रेशन बनाया जिसमें ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाएगा और कैलकुलेट करके एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो कि इंटीजर में होगी।
वहीं एक मैंने एक्सप्रेशन बनाया जिसमें इंटीजर ना होके वहाँ पे क्या आएंगी, डेसिमल वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। वहाँ पे डेसिमल जब आएगा तो यानी कि वहाँ पे डेटा टाइप बदल गया, वहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप यूज़ होगा। इसके पहले इंट डेटा टाइप था, अब फ्लोट होगा। या फिर अगर हम वहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर लें, या मान लो हम दो कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ दें, तो दो कैरेक्टर्स को जोड़ रहे हैं तो वहाँ पे एक और डेटा यूज़ हो गया, कैर डेटा टाइप। तो यानी कि यहाँ पे एक क्लास के अंदर मैंने जो क्लास बनाया एक्सप्रेशन नाम से, इस एक्सप्रेशन क्लास के अंदर इंट डेटा टाइप का भी यूज़ कर रहे हैं, हम फ्लोट डेटा टाइप का भी यूज़ कर रहे हैं, हम कैर डेटा टाइप का भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम तीनों डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर सेवरल डेटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए क्लास भी एक क्या है, डेटा टाइप है। तो यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्लास क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि क्लास के अंदर हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं। और जब एक से ज़्यादा डेटा टाइप यूज़ हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक नया फॉर्म का डेटा टाइप बन जाता है। वो नया फॉर्म को हम कहते हैं यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप किन अन्य नामों से जानते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग 3 अन्य नामों से भी जानते हैं। इन्हें हम रेफरेंस डेटा टाइप कहते हैं, इन्हें हम डिराइव डेटा टाइप भी कहते हैं और कंपोजिट डेटा टाइप भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए नॉन प्रिमिटिव के अंदर 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं। सबसे पहले क्लास आता है, फिर दूसरा आता है एरेज, और फिर तीसरा आता है इंटरफेसेस। एरेज बेसिकली लिस्ट हो सकती है, कोई भी आप लिस्ट बनाओगे तो वो लिस्ट किसी भी तरीके के डेटा का हो सकता है। वो किसी रोल नंबर का हो सकता है, वो किसी फ़ोन नंबर का हो सकता है, वो किसी कैरेक्टर का हो सकता है, या किसी के स्ट्रिंग्स का हो सकता है, स्ट्रिंग यानी कि नेम्स का हो सकता है। बेसिकली आपके लिस्ट जो भी हैं वो सारे आपके एरेज में आएंगे। इंटरफेसेस के अंदर दूसरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कि यहाँ पे जो डेटा टाइप अभी हमने पढ़ा उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा और नॉन प्रिमिटिव पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप थे वो 8 तरीके थे, लेकिन वो 8 तरीकों को भी कैटेगराइज किया गया, यानी कि रेंज और इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो सबसे पहले आपके बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग आते हैं, इनको इंटीजर के अंदर कंसीडर किया जाता है। किस में किया जाता है कंसीडर? इंटीजर में किया जाता है, ठीक है। तो ये इंटीजर ग्रुप में आते हैं। इंटीजर ग्रुप के अंदर कितने डेटा टाइप होते हैं? 4 तरह के डेटा टाइप होता है। बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है। फिर आता है आपका सेकेंड नंबर ग्रुप है आपका कैरेक्टर ग्रुप। अब कैरेक्टर ग्रुप के अंदर आपका कैर डेटा टाइप आता है, यानी कि अगर आपको कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप कैर डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको डेसिमल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है तो आप थर्ड ग्रुप की तरफ बढ़ सकते हो, जिसका नाम है फ्लोटिंग पॉइंट ग्रुप। अपने प्रोग्राम के अंदर 2 तरीके से फ्लोटिंग वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हो। पहला तो होता है यहाँ पे कि आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ कर लो, जिससे कि आप डेसिमल वैल्यूज़ को छोटे लेवल पे डिक्लेयर कर सकते हो। और अगर आपको बहुत बड़ी वैल्यू देनी है, डिक्लेयर करनी है, बतानी है कंप्यूटर के अंदर, तो आपको डबल डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको डेसिमल को रिप्रेजेंट करना है तो आप थर्ड ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 2 तरीके के डेटा टाइप ऑफर किया जाता है, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल, ठीक है। फिर आता है चौथा नंबर ग्रुप, जिसे कहते हैं हम लोग बूलियन ग्रुप। अब बूलियन ग्रुप आपका बेसिकली बाइनरी ग्रुप होता है, जहाँ पे आप लोग लॉजिकल वैल्यूज़ को या आप कंपैरिजन के लिए वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली आपको ट्रू एंड फॉल्स प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू था। देखिए, बाइट जो डेटा टाइप है वो बेसिकली उसका फुल नेम होता है बाइट लेंथ इंटीजर, यानी कि ये इंटीजर वैल्यू को होल्ड करता है और इंटीजर वैल्यू की सबसे छोटी वैल्यूज़ को होल्ड करता है, यानी कि 3 डिजिट नंबर तक की वैल्यू को होल्ड कर सकता है अपने अंदर। अब इसकी रेंज भी होती है, यानी कि ये वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक के बीच में रख सकता है। जैसे इसकी रेंज है -128 से +127 के बीच में ही ये वैल्यू को अपने अंदर होल्ड करा सकता है। यानी कि अगर आप सोचो कि 127 से बड़ी वैल्यू दे दो तो ये अपने अंदर होल्ड नहीं करेगा। ये क्या करेगा? सिर्फ 127 से लेकर -128 के बीच में ही वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, ठीक है। यहाँ पे साइज़ कितना बड़ा होता है? यहाँ पे बेसिकली जो आपका इंटीजर होता है वो सबसे पहले इंटीजर ग्रुप में जो सबसे पहला डेटा टाइप है बाइट, वो आपका 8 बिट्स यूज़ करता है।
वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, ठीक है, बाइट के अंदर। ध्यान रखिए ये बाइट की बात हो रही है। जैसे हम आगे के अदर डेटा टाइप को पढ़ेंगे, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग को, तो वहाँ पे साइज़ बदलता जाएगा, ठीक है, और रेंज भी बदलती जाएगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 126, अगर हम 126 को डिक्लेयर करते हैं तो क्या ये वैलिड होगा? बिल्कुल, 126 एक वैलिड एग्जांपल। 126 आपका -128 से +127 के बीच में आता है, ठीक है, इसलिए वैलिड एग्जांपल। यदि आप बाइट डेटा टाइप का यूज़ करते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आप वहाँ पे 126 को डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर आप -48 को डिक्लेयर करो। -48 भी ठीक है, ये भी आपकी रेंज के अंदर आ रहा है ना। अच्छा, अगर मान लो 97 देते हैं तो 97 भी आपका रेंज के अंदर आ रहा है। आप -128 से 127 के बीच में ये बिलोंग कर रहा है 97, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनवैलिड भी। अब इसमें सबसे पहले एग्जांपल है -148। -148 अगर हम लेते हैं तो क्या ये रेंज के अंदर आ रहा है? रेंज से बाहर जा रहा है, यानी कि बाइट के अंदर जब आप इसको डिक्लेयर करोगे ना तो जावा कंपाइलर कह देगा कि ये तो मैं वैल्यू को जानता ही नहीं, ये वैल्यू को मैं जानता ही नहीं हूँ, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जब भी आप दोगे डेटा टाइप के अनुसार उसकी रेंज के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। अच्छा, मान लो मैंने 128 दिया, तो अब 128 -128 से स्टार्टिंग है, लेकिन दिया है क्या नंबर? 128 दिया पॉजिटिव में, तो ये भी नहीं लेगा। जावा कंपाइलर इनकार कर देगा, कह देगा मैंने को नहीं जानता, मैं तेरे को नहीं जानता ये डेटा टाइप कैसा है, ठीक है। अच्छा, अगला नंबर चलते हैं 564। 564 को क्या हम डेटा टाइप के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। 564 बिलोंग ही नहीं करता है इस रेंज के अंदर, तो ध्यान रखिए ये बात को। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसको लर्न करने के बेसिस पे बता रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। यहाँ पे आप इन चीज़ों को याद करते चलिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ते जाऊँगा, फिर मैं एक प्रैक्टिकल टाइम पे जाऊँगा, वहाँ प्रैक्टिकल में आपको इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा, फटाक से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे इमीडिएटली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर क्या है? शॉर्ट डेटा टाइप का। अब इंटीजर के अंदर जो शॉर्ट डेटा टाइप वो सेकेंड नंबर पर आता है, और बाइट से थोड़े बड़ी नंबर को ये होल्ड कर सकता है अपने अंदर। यहाँ पे जो आपकी रेंज है वो होती है -32,768 से +32,767 तक, ये इसकी रेंज है। यानी कि अब आप शॉर्ट डेटा टाइप का जब यूज़ करोगे तो आपको 32,768 से लेकर 32,767 के बीच में ही वैल्यू को देना है। इसका साइज़ कितना होता है? इसका साइज़ आपका बाइट से बड़ा होता है, क्योंकि ये उससे बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। बाइट के अंदर 3 डिजिट की वैल्यू को स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे हम कितना यूज़ कर रहे हैं? 5 डिजिट का यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बड़ा है तो इसका मतलब साइज़ कितना हो जाएगा? 16 बिट्स हो जाएगा। अब शॉर्ट डेटा टाइप का फुल नेम क्या है? शॉर्ट इंटीजर इसको कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अगर मान लो 16,126 देते हैं तो कंपाइलर क्या एरर देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये जो आपका वैल्यू है ये आपकी रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम -32,448 को देते हैं तो क्या ये वैल्यू हमारी वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये रेंज के अंदर बिलोंग कर रही है, ठीक है। अच्छा, मान लो मैंने 3,297 दिया, क्या ये वैलिड होगा? बिल्कुल ये भी वैलिड है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो तीनों वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपकी वैलिड है। अच्छा, कुछ इनवैलिड देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 33,000 दिया, ये 33,000 जो है आपका, ये क्या एक वैलिड एग्जांपल है? नहीं। 33,000 जो है आपका, ये आपका इस रेंज के अंदर आता ही नहीं है। शॉर्ट की रेंज क्या है? -32,768 से तो स्टार्टिंग है और ख़त्म कहाँ होता है? 32,767 तक। तो रेंज को ये क्या कर दिया है? ये रेंज की बाहर चला गया है। तो जब रेंज की बाहर चला जाता है तो जावा कंपाइलर कहता है मुझे नहीं पता ये क्या है। अच्छा, एक और ले लेते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिया 3,65,416। अब ये तो कतई बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये लाख में पहुंच चुका है और रेंज जो है वो तो आपकी 1000 में है, तो इसलिए ये भी एक इनवैलिड एग्जांपल है। अच्छा, मान लो 32,768 लिखा किसी ने, तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं, ये भी वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है। पढ़ते हैं यहाँ पे। अगले नंबर पे आता है इंटीजर ग्रुप के अंदर इंट डेटा टाइप की बारी।
अब इंट डेटा टाइप के अंदर कितनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा यूज़ होता है। यहाँ पे आप -2 बिलियन से +2 बिलियन तक के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसका कोई एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप मान के चलिए कि 10 डिजिट के नंबर तक आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे साइज़ कितना होगा इंट डेटा टाइप का, ये 32 बिट्स का होता है, ठीक है, 32 बिट्स का होता है। और इंट का फुल नेम होता है इंटीजर। के अगले डेटा टाइप की तरफ, जिसका नाम है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप सबसे बड़ा डेटा टाइप है इंटीजर के अंदर, जो कि इंटीजर वैल्यू को अपने अंदर होल्ड करता है। अब यहाँ पे आपकी जो रेंज होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे कहते हैं कि जो रेंज है वो -2⁻63 से लेकर +2⁻63 -1 डिजिट कर दोगे तो इतनी बड़ी रेंज होती है। बहुत बड़ी रेंज है ये, 20 डिजिट से ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूज़ हम स्टोर करा सकते हैं लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। इसका साइज़ क्या होता है, इसका साइज़ कंप्यूटर के अंदर 64 बिट्स का होता है, ठीक है। और इसका फुल नेम होता है लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसको प्रैक्टिकल टाइम पे मैं बता दूंगा कि कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं और क्या इनमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने इंटीजर ग्रुप को कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने 4 डेटा टाइप को पढ़ा जो कि इंटीजर वैल्यू को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं सिर्फ कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कि जो हम लोग जिस जगह पे 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 8 बिट्स बराबर होता है यहाँ पे 1 बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि बच्चों ये बताइए कि जो आपका इंटीजर डेटा टाइप के अंदर जो बाइट डेटा टाइप होता है उसमें 8 बिट्स बराबर कितना बाइट होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। कितना बाइट होता है, 1 बाइट होता है। इसी तरीके से यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए, पूछ ले कि शॉर्ट के अंदर जो साइज़ होता है वो बिट्स में कितना होता है, तो आप बताओगे 16 बिट्स होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कितना बाइट होता है शॉर्ट के अंदर, तो आप बताओगे दैट इज़ 2 बाइट्स। यदि इसी तरीके से इंट की बात करा जाए तो इंट के अंदर कितना बड़ा साइज़ होता है, 32 बिट्स होता है और उसमें कितने बाइट हैं, 4 बाइट्स होते हैं। यदि इसी तरीके से हम लॉन्ग डेटा टाइप की बात करते हैं तो लॉन्ग डेटा टाइप की जो साइज़ होता है वो आपका 64 बिट्स का होता है। लेकिन अगर बाइट में आ जाए, पूछ ले कि कितने बाइट्स होते हैं यहाँ पे, तो आप बताओगे देयर इज़ 8 बाइट्स, ठीक है। क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है कि लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर जो 8 बाइट्स है उसमें जो साइज़ होता है कितने बिट्स के बराबर होता है, तो आप बताओगे 64 बिट्स होता है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये इन बातों का ध्यान रखना है आपको। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जो कि है कैरेक्टर ग्रुप। अब कैरेक्टर ग्रुप के अंदर सिर्फ आपको एक ही डेटा टाइप ऑफर किया जाता है, कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप का यूज़ करके आप कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो और यहाँ पे जो रेंज होती है वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है 55,535 तक होती है। काफ़ी बड़ी रेंज है और इस रेंज के अंदर बहुत सारे सिंबल्स और कैरेक्टर्स और आपके पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, सारे रिप्रेजेंट किया जाता है कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज आपकी 0 से 65,535 तक होती है और जो साइज़ होता है इनका वो 16 बिट्स होता है। अगर हम बाइट में बात करें कितने बाइट होती है तो ये होती है 2 बाइट्स, ठीक है। और कैर डेटा टाइप का फुल नेम होता है कैरेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या इसका फुल नेम है, तो आप बता दो कि कैरेक्टर होता है फुल नेम, ठीक है। अगला ग्रुप आता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट ग्रुप। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आप बेसिकली यहाँ पे 2 तरीके के डेटा टाइप आपको जावा कंपाइलर ऑफर करता है। पहला होता है फ्लोट और दूसरा होता है डबल, ठीक है। पहले हम फ्लोट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे फ्लोट के अंदर बेसिकली आपका जो रेंज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे आप 7 डिजिट तक के नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 7 डिजिट से बड़े नंबर को भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्लोट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो साइज़ होता है वो 32 बिट्स का होता है और बाइट के अंदर इसको 4 बाइट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं डबल के अंदर, तो डबल के अंदर 64 बिट्स हो जाता है साइज़ और यहाँ पे बाइट के अंदर कितना हो जाता है, बाइट्स के अंदर इनका 8 बाइट्स हो जाता है। और यहाँ पे वैल्यू यानी कि कितनी बड़े डिजिट को हम कितने बड़े डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हम बेसिकली 15 डिजिट के ऊपर तक के नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे डेटा टाइप के अंदर फ्लोट और डबल का,
ठीक है। अगले नंबर पे जो ग्रुप आ रहा है वो है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप आपका सबसे लास्ट डेटा टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। यहाँ पे आपका जो रेंज होता है वो बेसिकली बहुत छोटा होता है, इसमें ट्रू और फॉल्स होता ही है। बूलियन को हम लोग बेसिकली बाइनरी वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका साइज़ होता है वो 8 बिट्स का होता है। अगर हम बिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 बिट्स होता है, लेकिन अगर हम बाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 बाइट होता है, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप थे। तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप्स को पढ़ लिया है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, किन 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद प्रिमिटिव डेटा टाइप को किन 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया और नॉन प्रिमिटिव को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो ये सारे हमारे डेटा टाइप थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं इन्हें समझते हैं। देखिए, जब आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाते हो तो उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी लाइंस लिखते हो कोड की, और वो कोड एक पर्टिकुलर डेवलपर या एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर डेवलप करता है ना। लेकिन जब हम एक बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर को तो बहुत सारे लोग बनाते हैं। एक ग्रुप बनाता है प्रोग्रामर्स का, एक ग्रुप हो सकता है, ये एक पूरी कम्युनिटी हो सकती है। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामर्स होंगे, और यहाँ पे जब आप एक कोड बनाते हो तो उस कोड को समझने के लिए आप लोग कमेंट का यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि आपको तो पता ही है हर एक कोड में आपने क्या लिखा हुआ है, हर एक प्रोग्राम के अंदर आपने हर एक कोड में क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी लाइंस लिखी जाती हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कोडिंग करते हैं, जिससे कि दिक्कत ये आती है कि हर एक व्यक्ति एक छोटा कोड डेवलप करता है। अब हर एक व्यक्ति जो कोड डेवलप करता है उस कोड को दूसरा व्यक्ति पढ़ता भी है, लेकिन वो पढ़ने का काम काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि कोड को अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमको हर एक चीज़ को बना के फिर समझना पड़ेगा। तो प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जो प्रोग्राम के कोड को लिखे होते हैं, वो बेसिकली उस प्रोग्राम के कोड के ऊपर कमेंट को क्रिएट करते हैं। कमेंट बेसिकली उस पर्टिकुलर कोड के इन्फॉर्मेशन को बताता है, पर्टिकुलर कोड से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक मेरे पास एक क्लास है, वो मैंने कार क्लास बनाई है, और उस कार क्लास के अंदर मैंने एक कोड बनाया, वो कार का इंजन का कोड है। जो कोड है वो तो कार का इंजन का है। अब ये बात तो मुझे पता है, लेकिन अब ये कोड को जब दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे नहीं समझ में आएगा कि ये कोड किस चीज़ के लिए बनाया गया। तो यहाँ पे हम उस प्रोग्रामर को बताने के लिए कमेंट का यूज़ करते हैं। अब कमेंट यहाँ पे जावा के अंदर 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट, और एक होता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। वैसे कोई भी कमेंट यूज़ कर सकता हूँ, सिंगल लाइन यूज़ कर सकता हूँ, मल्टी लाइन भी यूज़ कर सकता हूँ, या डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी यूज़ कर सकता हूँ, जिससे कि अब मेरा जो कोड है, ये कोड को कोई अदर व्यक्ति पूरा रीड ना करके सिर्फ जो मैंने पॉइंट्स को लिखा है उनको पढ़ लेगा, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि ये कोड में क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली एक कमेंट का काम इतना ही होता है, इतना ही पर्पज़ होता है कि जो आपने कोड लिखा है उस कोड की कंपलसरी चीज़ें, उस कोड की एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हमें दूसरे पर्सन को बताना है, उस दूसरे पर्सन को बताना है। बस इतना काम के लिए आपका कमेंट का यूज़ किया जाता है। अब हम इसी को डेवलप करके देखेंगे जावा के अंदर। जावा के अंदर आपका बेसिकली सबसे पहला आता है सिंगल लाइन कमेंट। यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट के अंदर आप डबल स्लैश से प्रेजेंट करते हो, और डबल स्लैश के बाद आप जो भी चीज़ लिखोगे वो एक कमेंट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? एक कमेंट मानी जाएगी। किस टाइप का कमेंट मानी जाएगा? सिंगल लाइन कमेंट। क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट है, इसका मतलब होता है कि जो भी आप चीज़ लिखोगे, जो भी इंफॉर्मेशन दोगे, वो आपकी सिंगल लाइन के अंदर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है। आप इस एग्जांपल आपको ब्लूजे में आपको एक क्लास बनानी है, उस क्लास के अंदर आपको बेसिकली इसको रन करके देख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक क्लास बनाया, मैंने यहाँ पे क्लास बनाया कमेंट नाम से, और उस क्लास के अंदर मैंने डबल स्लैश लगाया और दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट लिख दिया। तो यहाँ पे ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। इसका मतलब सिंगल लाइन कमेंट है। अब यहाँ पे ये जो कमेंट होता है, क्या कंपाइलर हमारा इसको देख के कोई एरर देगा? नहीं। कंपाइलर क्या कहता है कि कंपाइलर का कहना है कि मैं कमेंट को इग्नोर करूँगा। कमेंट के अंदर आप कुछ भी लिखोगे
तो मैं इसको इग्नोर करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट से। आप कमेंट में कुछ भी लिख दो, ठीक है, इवन आप चाहे कोड भी लिख दोगे उसके अंदर तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कमेंट बेसिकली कंपाइलर इग्नोर कर देता है। फिर आता है दूसरे नंबर यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट यूज़ किया जाता है जब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बहुत सारी लाइनों में रिप्रेजेंट करना होता है, उस वक्त हम यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट का। मल्टी लाइन कमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश हैशटैग से। स्लैश हैशटैग से लिखोगे, उसके बाद आपका जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको आप उतनी लाइनों में चाहो उतनी लाइनों में लिख दो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़, उसके बाद डैश 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 डैश, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में डैश 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 मल्टी लाइन लिखा, फिर डैश 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 कमेंट। और आपको जब लगे कि ये आपने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो आप अब मल्टी लाइन कमेंट को क्लोज़ भी करोगे। तो मल्टी लाइन क्लोज़ करने का तरीका क्या है? तो मल्टी लाइन कमेंट को क्लोज़ करने का तरीका ये है कि आप एस्ट्रिक स्लैश लगा लो, इससे आप मल्टी लाइन कमेंट को क्लोज कर लोगे, ठीक है। अगर आप स्लैश एस्ट्रिक लगा के मल्टी लाइन कमेंट को डिक्लेयर कर दिया और आपने इसको बंद नहीं किया तो आपका ये जो मल्टी लाइन कमेंट है ना, ये पूरा कोड के अंदर रन कर जाएगा, ठीक है। आप अगर नीचे ये प्रोग्राम भी बनाए होगे ना तो वो सब जगह पे मल्टी लाइन कमेंट ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो उस समय दिक्कत आ जाएगी। तब कंपाइलर भी कह सकता है, एक एरर दे सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सर्कमस्टेंसेस है कि वहाँ पे एक एरर भी आ सकती है या नहीं भी आ सकती है, ठीक है। वो आपके कोड के ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल वो अगर आपने कोई सिंटैक्स यूज़ नहीं किया होगा तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन आपने अगर सिंटैक्स यूज़ किया है और आपने मल्टी लाइन कमेंट को क्लोज़ नहीं किया है तो एरर आएगी, ठीक है, कंपाइलर की तरफ से। फिर आता है थर्ड नंबर पे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। देखिए डॉक्यूमेंटेशन कमेंट ना थोड़ा सा स्टाइलिश कमेंट है। इसके अंदर कहते हैं कि जब आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है प्रोग्राम की तो उस वक्त आप ना एक स्पेसिफिक सा एक डैशिंग सा कलर वाला डॉक्यूमेंटेशन कमेंट यूज़ कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में आपका जो कमेंट होता है ना उसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। यहाँ पे आप जो सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट लिखते हो उसमें जो आप कमेंट का कलर होता है वो आपका ग्रे में होगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कमेंट के अंदर यहाँ पे आपका कलर जो होता है वो आपका डार्क ब्लू में होता है, इसलिए काफ़ी हाईलाइटेड कलर होता है। और इसका यूज़ तब किया जाता है जब आपको कोड के डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, उस समय पे आपका डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन कमेंट रिप्रेजेंट करना है कैसे करोगे? इसके लिए आपको स्लैश डबल एस्ट्रिक, उसके बाद आपका जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको लिख दीजिए और उसके बाद आपको इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन को भी आपको क्लोज करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका मल्टी लाइन कमेंट के तरीके काम करता है इसलिए। लेकिन फ़र्क इसमें यही है कि स्टार्टिंग के वक्त आप स्लैश डबल एस्ट्रिक लगाओगे, यहाँ पे डबल स्टार साइन लगाओगे जिससे कि आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट को स्टार्ट करोगे और एंडिंग इसको आपको करना है स्टार लगा के स्लैश, जिसे हम एस्ट्रिक कहते हैं, एस्ट्रिक स्लैश लगा के आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट को एंड करोगे, ठीक है। तो ये है प्रॉपर तरीका डॉक्यूमेंटेशन कमेंट को रिप्रेजेंट करने का। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पर्टिकुलर कमेंट काम करता है।